एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन यानी कि निर्वचन के प्रकार। देखिए, यहाँ पर निर्वचन से तात्पर्य हम संविधियों के निर्वचन की बात कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड वीडियोस मैंने पहले अपलोड किए हुए हैं। संविधियों से मतलब विधायिका द्वारा बनाई गई विधि से है और निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या। देखिए, जब विधायिका कोई विधि बना देती है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसका किसी उपबंध में या विधि में जो भाषा प्रयोग की गई है उसके किसी शब्द में कोई अस्पष्टता हो जाती है, वो वहाँ पर कोई डाउट हो जाता है या कोई एक से ज़्यादा उस शब्द के अधिक मीनिंग निकल के आ सकते हैं सामने। तो यहाँ पर जब न्यायालय उस विधि से संबंधित जब निर्णय देते हैं तो उस शब्द का बिल्कुल मीनिंग जब वो क्लियर करते हैं और विधायिका के उद्देश्य को बताते हुए जब उस वर्ड का मीनिंग वही निकालते हैं जो विधायिका ने विधि बनाते समय दिया होगा, तो इसी को ही संविधियों का निर्वचन कहा जाता है। आज बात करते हैं कि ये न्यायाधीश जो निर्वचन करते हैं वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, सामान्य के अनुसार निर्वचन दो प्रकार का होता है, व्याकरणिक निर्वचन तथा तार्किक निर्वचन। पहले हम बात करते हैं व्याकरणिक, जिसको कि शाब्दिक निर्वचन कहा गया है, यानी कि लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन जिसको कहा जाता है। ये निर्वचन का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट नियम ये है। देखिए, किसी भी कानून की शाब्दिक व्याख्या ही की जानी चाहिए, यानी कि विधि के केवल शाब्दिक अर्थान्वयन से ही उसका अर्थ निकाला जाना चाहिए। विधायिका जब भी कोई विधि बनाती है तो बड़ा सोच समझ के विधि बनाई जाती है, और यदि उसके शब्द बिल्कुल सहज और स्वाभाविक हैं और यदि विधायिका द्वारा बनाई गई विधि के शब्दों से विधायिका के आशय का पूरी तरीके से यदि पता लग रहा है, तब न्यायाधीशों से यहाँ पर यह अपेक्षा की जाती है कि वो उन्हीं शाब्दिक अर्थों के अनुसार ही आगे विधि की व्याख्या करें, यानी कि वो वहाँ पर किसी भी प्रकार से नया कोई भी नियम ना लगाएं और अपने मनमाने तरीके से विधि की व्याख्या ना करें। शाब्दिक निर्वचन से अभिप्राय यह है कि कानून के रूप में लिपिबद्ध किए गए विधि के शब्द ही विधानमंडल के आशय को ठीक ठाक प्रकट कर सकते हैं। यानी कि यदि विधायिका ने जो भी विधि बनाई है, लिपिबद्ध रूप में जो भी चीज़ें हैं, वो विधि के शब्द ही विधानमंडल के आशय को सही तरीके से बता रहे हैं, तो न्यायाधीशों को यह छूट नहीं है कि वो विचाराधीन कानून में प्रयुक्त शब्दों के सहज स्वाभाविक अर्थ से हटकर किसी अन्य प्रकार से उसकी व्याख्या करें। मतलब यदि विधि के शब्द बिल्कुल क्लियर हैं तो न्यायाधीश उन्हीं शब्दों के अनुसार ही विधि की व्याख्या करेंगे। सामान्यतः संविधियों के निर्वचन के लिए न्यायालय द्वारा शाब्दिक निर्वचन की पद्धति ही अपनाई जानी चाहिए। यानी कि ये सबसे पहला तरीका यही है, यानी कि यदि विधायिका द्वारा बनाई गई विधि में प्रयुक्त शब्द वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, उनमें कोई संदिग्धता नहीं है, उनमें कोई दुविधा नहीं है, तो उसकी व्याख्या भी शाब्दिक निर्वचन के अनुसार ही न्यायाधीश को करनी चाहिए, न्यायालयों को करनी चाहिए, और मनमाना कभी भी इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। न्यायालयों से यह अपेक्षा नहीं है कि वो विधियों का निर्वचन करते समय विधानमंडल के वास्तविक आशय से हटकर कोई अन्य संभावित अर्थ ढूंढने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, यदि विधायिका की भाषा बिल्कुल क्लियर है, विधि यदि बिल्कुल सही शब्दों में, बिल्कुल सहज शब्दों में बनी हुई है और विधायिका के आशय को यदि पूरा कर रही है, तो न्यायाधीश भी उसी के अनुसार ही विधि की व्याख्या करेंगे, विधि का निर्वचन करेंगे, और यही शाब्दिक निर्वचन कहलाता है। अब बात करते हैं देखिए तार्किक निर्वचन के बारे में। कभी कभी किसी कानून के पीछे विधानमंडल का वास्तविक आशय क्या है, यह जानने के लिए उस कानून में प्रयुक्त भाषा का शाब्दिक अर्थान्वयन करना पर्याप्त नहीं होता। मतलब देखिए, यहाँ पर क्या है, कई बार विधानमंडल में जो भाषा जो प्रयोग आ रही है विधि के अंतर्गत, केवल उसी का शाब्दिक अर्थ निकाल देने से ही विधायिका का आशय पूरा नहीं हो पाता। तो अब यहाँ पर यह न्यायाधीशों का काम हो जाता है कि वो उस शब्द का मीनिंग अपना तर्क लगा करके उसको क्लियर करने की कोशिश करें। और ये स्थिति कब उत्पन्न होगी, जब किसी कानून में प्रयुक्त भाषा में कोई अपूर्णता है, कोई अस्पष्टता है या कोई संदिग्धता रह गई है, या मान लिया कि कोई ऐसा शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हों। तो देखिए, वहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा अर्थ सही है, कौन सा विधायिका के आशय को पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर इन सब कमियों को दूर करने के लिए न्यायाधीश अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके तार्किक निर्वचन करके विधायिका के आशय को पूरा करेंगे और विधियों का निर्वचन करेंगे। अब इन अवस्थाओं में किन अवस्थाओं
में जिनकी मैंने अभी बात की है, यदि कोई शब्द अस्पष्ट है, एक से अधिक अर्थ निकल रहे हो, तो इन सब जगह पर न्यायाधीश शाब्दिक अर्थान्वयन ना करके तार्किक निर्वचन करेंगे। यानी कि वो बिल्कुल शब्दों पर ना जा करके, बिल्कुल शब्दों का शाब्दिक अर्थ ना निकाल करके वहाँ पर उसको थोड़ा सा उसको अपना तर्क शक्ति के आधार पर उसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, तर्क शक्ति के आधार का ये मतलब नहीं है कि न्यायाधीश बिल्कुल ही नियम चेंज कर दें, बिल्कुल ही कुछ अलग मीनिंग निकाल दें। वो विधान मंडल के द्वारा बनाई गई विधि का आशय बताने के लिए उसी शब्द से रिलेटेड ही इस प्रकार से व्याख्या करें कि विधायिका का आशय पता लग सके। और सामान्य से स्वतंत्र निर्वचन भी कहा है। स्वतंत्र निर्वचन क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ शाब्दिक शब्दों से परे हटकर न्यायाधीशों को थोड़ी स्वतंत्रता होती है कि वो तर्क शक्ति का प्रयोग करके विधि की व्याख्या को कर सकें। तो यहाँ पर हम बिल्कुल क्लियर तरीके से बात कर सकते हैं कि देखिए, चाहे शाब्दिक निर्वचन हो चाहे तार्किक निर्वचन हो, मुख्य उद्देश्य क्या है? विधियों की सही तरीके से व्याख्या करना। लेकिन पहले जो नियम अप्लाई किया जाएगा वो शाब्दिक ही किया जाएगा। न्यायाधीशों से यही अपेक्षा की जाती है कि वो शाब्दिक निर्वचन करें। किंतु यदि शाब्दिक निर्वचन से विधायिका का आशय पूरा ना हो सके, तब जाकर के तार्किक निर्वचन का प्रयोग न्यायाधीशों को करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये शाब्दिक निर्वचन और तार्किक निर्वचन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।